हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोक्सीमेशन मेथड्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है WKB अप्रोक्सीमेशन एंड वैलिडिटी ऑफ WKB अप्रोक्सीमेशन। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स में दो अप्रोक्सीमेशन मेथड डिस्कस कर चुके हैं। पहला था हमारे पास परटर्बेशन थ्योरी, जिसमें हमने टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के साथ साथ टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को भी स्टडी किया था। और सेकंड अप्रोक्सीमेशन मेथड था वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड वेरिएशनल मेथड, जिसको हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन मेथड स्टडी करेंगे, जिसको हम बोलते हैं WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड को हम WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस अप्रोक्सीमेशन मेथड को तीन साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया था, और वो तीन साइंटिस्ट थे हमारे पास वेंजल, क्रैमर्स, ब्रिलियन। वेंजल से W लिया गया, क्रैमर से K लिया गया है और ब्रिलियन से B लिया गया है। तो इन तीनों साइंटिस्ट के पहले पहले अल्फाबेट्स के नाम पर इस अप्रोक्सीमेशन मेथड का नाम WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड रखा गया है। और इस WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड को 1926 में डेवलप किया गया था। अब ये WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड किस काम में लाई जाती है क्वांटम मैकेनिक्स में? इसे हम काम में लाते हैं वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने में। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं -h² dy साई बाय dx² प्लस vx साई इज इक्वल टू e साई। तो इस इक्वेशन का, जो कि वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं WKB मेथड की हेल्प से। यहां पर सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब यह है कि हमें इस वेव फंक्शन साई की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। यहां पर हम साई का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो फाइंड नहीं कर सकते, बट यहां पर हम साई का अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। और एक खास बात आप ये ध्यान रखेंगे कि WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड सिर्फ उन्हीं फिजिकल सिस्टम्स के लिए अप्लाई होगा जिनका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन भी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का फंक्शन होगा। मींस V जो है यहाँ पर Vx से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मींस जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन x का फंक्शन होगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जिन फिजिकल सिस्टम्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी V जो है वो पोजीशन x का फंक्शन होगी, सिर्फ उन्हीं फिजिकल सिस्टम्स के लिए हम WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड की हेल्प से टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन करके। यहाँ पर हमें साई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो देखने को मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है इसको पहले ही स्टडी किया जा चुका था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हेरोल्ड जेफरीज इन 1924। तो यहाँ पर इस WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड को हम JWKB मेथड भी बोलते हैं। कई बुक्स में इस टॉपिक को JWKB मेथड भी लिखा हुआ है। J का मींस J जो है वो अल्फाबेट यहां से लिया गया है, जेफरीज के J से लिया गया है, जिस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर पहले ही 1924 में काम करना शुरू किया था और बाद में इन तीनों साइंटिस्ट ने इसको फुली डेवलप किया था। तो J जो है वो जेफरीज से लिया गया है, W जो है वो वेंजल से लिया गया है, K क्रैमर से लिया गया है, B ब्रिलियन से लिया गया है। तो अगर आपको WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड आए एग्जाम में या JWKB अप्रोक्सीमेशन मेथड आए एग्जाम में, तो दोनों में आपको आज वाला टॉपिक ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। The Wenzel-Kramers brilliant WKB approximation 1926 is a technique for obtaining the approximate solution of 1D time independent Schrodinger equation। तो WKB अप्रोक्सीमेशन का नाम जो है वो इन तीन साइंटिस्ट के नाम के पहले अल्फाबेट से पड़ा है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स में एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप इस वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का
अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब ये है कि आप इस वेव फंक्शन साई की अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस WKB approximation method. It is applicable only to those physical systems in which the potential energy is slowly varying function of position. इस मेथड को सिर्फ आप उन्हीं फिजिकल सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके लिए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है वो सिर्फ पोजीशन का फंक्शन होगा। और खास बात ये है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है जो कि सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है, ये स्लोली वेरी करना चाहिए, स्लोली वेरिंग फंक्शन होना चाहिए, स्लोली वेरिंग फंक्शन ऑफ पोजीशन x के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन आएगा v, वो बहुत स्लो आएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये सिर्फ इन्हीं फिजिकल सिस्टम्स के लिए अप्लाई होगी। ये सिर्फ उन्हीं फिजिकल सिस्टम्स की टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को फाइंड करने में इस्तेमाल में लाया जाएगा अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिन फिजिकल सिस्टम्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है वो स्लोली वेरिंग फंक्शन होगा पोजीशन x का। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। This approximation method was first put forward by Harold Jeffreys in 1924, so it is superior to say this method as JWKB approximation method. इस टेक्निक के ऊपर सबसे पहला जो काम किया था वो हैरोल्ड जेफरी सर ने किया था 1924 में। उसके बाद 2 साल बाद इस मेथड को पूरी तरह से इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया था। तो इस मेथड को WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड ना बोल के हमारे लिए ये अच्छा रहेगा कि हम JWKB अप्रोक्सीमेशन मेथड नाम से इसको जानें, क्योंकि यहाँ पर हैरोल्ड जेफरी सर का भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान था। तो जेफरी का J भी आपको आगे लगाना होगा। The one dimensional time independent Schrodinger equation for such physical systems is written as। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे। कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग थ्रू अ रीजन वेयर पोटेंशियल एनर्जी Vx इज स्लोली वेरिंग फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो हम एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे जिसका मास m है और ये हम मान के चलेंगे कि वो ऐसे रीजन में मूव कर रहा है वन डायमेंशन में जिस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी Vx जो है वो स्लोली वेरिंग फंक्शन है पोजीशन x का। मींस उस रीजन में जो वेरिएशन होगा Vx में विद पोजीशन x वो बहुत स्लो होगा। तो ऐसे फिजिकल सिस्टम के लिए जो वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं जहां पर E जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। To obtain approximate solution of equation 1 by WKB approximation method, we consider following two cases। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड की हेल्प से और इस साई का अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 केसेस कंसिडर करने होंगे। उसके लिए आपको एक ग्राफ को समझना होगा। ये ग्राफ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी Vx और x के बीच का ग्राफ है। मान लीजिए जो आपका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो x के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, जो कि एक स्लोली वेरिंग फंक्शन है x का। Vx जो है वो x के साथ बहुत स्लोली वेरी कर रहा है यहाँ पर, और ये लाइन जो है वो पार्टिकल की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। तो इसे हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ को हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा पहला रीजन है, ये हमारा सेकंड रीजन है और ये हमारा थर्ड रीजन है। तो आप देख सकते हैं कि पहले रीजन में, इस फर्स्ट रीजन में यहां पर हमारी जो एनर्जी है, ये लाइन देखिए आप, ये लाइन जो है इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व से नीचे है। तो यहां पर जो हमारा एनर्जी है पार्टिकल की वो पोटेंशियल एनर्जी Vx से कम है। और इसी तरह से इस थर्ड रीजन में ये जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की वो इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व से नीचे है। मींस यहां पर भी थर्ड रीजन में भी हमारे पास E जो है वो लेस देन Vx है। और यहाँ पर इस सेकेंड रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कर्व नीचे है और एनर्जी जो है वो ऊपर है पार्टिकल की। तो इस केस में जो हमारा E है वो ग्रेटर देन Vx है। तो क्लासिकली यहाँ पर क्या होगा, क्लासिकली अगर पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है तो यहाँ पर पार्टिकल जो है वो पाए जाने की संभावना उसकी मानी जाएगी। तो मींस ये जो रीजन नंबर 2 है ये क्लासिकली अलाउड रीजन है, क्लासिकली अलाउड रीजन हम बोलेंगे रीजन नंबर 2 को। और यहां पर हमारे पास E जो है वो ग्रेटर देन Vx है। तो क्लासिकली अगर हम बात करें, अगर पार्टिकल की एनर्जी Vx से ज्यादा है तो पार्टिकल जो है वो यहां पर पाया जाएगा। इसे हम बोलते हैं क्लासिकली अलाउड रीजन।
पहले हम क्या करेंगे, इस क्लासिकली अलाउड रीजन के लिए मींस ई ग्रेटर देन वीएक्स के लिए मींस रीजन 2 के लिए हम इस वन डायमेंशनल श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को सॉल्व करके साई का एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसी तरह से सेकंड केस में जो हमारा रीजन नंबर 1 एंड 3 है, रीजन 1 एंड 3, यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास E जो है वो लेस देन Vx है। अगर पार्टिकल की एनर्जी इस Vx से कम है तो पार्टिकल वहां पर नहीं पाया जाएगा, तो पार्टिकल के यहां पर होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, यहां पर होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो इसको हम बोलते हैं क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। तो क्लासिकली अगर पार्टिकल की टोटल एनर्जी Vx से कम है तो उस केस में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है यहां पर 0 होगी, पार्टिकल यहां पर नहीं मिलेगा, पार्टिकल हमें रीजन नंबर 2 में मिलेगा जहां पर E जो है वो ग्रेटर देन Vx है। तो सेकंड स्टेप में हम केस नंबर 2 में हम इस वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, मींस साई का अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे WKB मेथड की हेल्प से इस केस के लिए। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग केस डिस्कस करने हैं। पहला केस हमारा ये रहेगा, दूसरा केस हमारा ये रहेगा। तो पहले आप यहाँ पर हेडिंग बना लीजिए। टू ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 बाय WKB मेथड वी कंसीडर फॉलोइंग टू केसेस। पहला केस है व्हेन E इज ग्रेटर देन Vx, जिसे हम बोलते हैं क्लासिकली अलाउड रीजन। आप फिगर में देख सकते हैं जो क्लासिकली अलाउड रीजन है वो हमारे पास है रीजन 2। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रीजन नंबर 2 के लिए हमें इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है और साई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है WKB मेथड की हेल्प से। और सेकंड केस में हमारे पास E जो है वो लेस देन Vx होगा, जिसे हम क्लासिकली फॉरबिडन रीजन बोलेंगे, जो कि हमारे पास रीजन 1 एंड 3 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में रीजन 1 एंड 3। तो E लेस देन Vx के लिए भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड की हेल्प से, मीन साई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड की हेल्प से। तो पहले हम केस 1 स्टार्ट करते हैं। व्हेन E इज ग्रेटर देन Vx दैट इज क्लासिकली अलाउड रीजन, जो कि है रीजन नंबर 2। तो यहाँ पर हम पहले क्या मान के चलेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है Vx वो इतना स्लो वेरी कर रहा है पोजिशन x के साथ कि उसे हम ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। Vx जो है वो x के साथ वेरी तो कर रहा है बट बहुत स्लोली वेरी कर रहा है, वो इतना स्लोली वेरी कर रहा है कि Vx को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चल सकते हैं। इस केस के लिए पहले हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे। फर्स्ट कंसीडर द केस व्हेन Vx is slowly varying function of position such that Vx can be treated as constant, that is Vx equal to V naught constant। तो पहले हम सिंपल केस डिस्कस करते हैं जहां पर Vx जो है वो इतना स्लोली वेरी कर रहा है पोजीशन के साथ कि Vx को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, मींस Vx को हम एक कांस्टेंट V नॉट के बराबर मान सकते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो हम क्या करते हैं, इस Vx इक्वल टू V नॉट की वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे, E जो है वो ग्रेटर देन Vx है, तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1 वी गेट माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस Vx की जगह पर V नॉट रख दिया, साई इज इक्वल टू E साई। तो E साई को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर माइनस E साई प्लस V नॉट साई इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से माइनस साई कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर माइनस E माइनस V नॉट आ जाएगा, साई कॉमन आ गया बाहर, इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इन पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा h कट स्क्वायर बाय 2m d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस E माइनस V नॉट साई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, हर एक टर्म को 2m बाय h कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसको 2m बाय h कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जो है वो 2m बाय h कट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर आ जाएगा। इस टर्म को अगर हम 2m बाय h कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 2m बाय h कट स्क्वायर E माइनस V नॉट साई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस टर्म को हम k स्क्वायर पुट करेंगे क्योंकि m भी कांस्टेंट है, h कट भी कांस्टेंट है, E टोटल एनर्जी पार्टिकल की कांस्टेंट है, V नॉट यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम इसे एक कांस्टेंट k स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो ये बनेगा d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी जहां पर k स्क्वायर जो है वो 2m बाय h कट स्क्वायर E माइनस V नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम स्क्वायर को उधर ले जाएं तो k की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2m E माइनस V नॉट बाय h कट स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट होगा क्योंकि ये सारी टर्म जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है
और देखना है कि हमें इसका क्या सोल्यूशन मिलेगा, मीन्स हमें इस केस में साई का एक्सप्रेशन हमें क्या मिलेगा। और फाइनली इस केस 1 के लिए जब हमारे पास E ग्रेटर देन Vx होगा तो उस केस में हमें फर्स्ट इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मीन साई का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, ये सारी डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में जब हमने पोटेंशियल Vx को एज अ कांस्टेंट मान के चले थे V नॉट के बराबर, तो उस केस में जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 बनी थी। तो इसका सोल्यूशन इस प्रकार की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है जहां पर k कांस्टेंट होता है उसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं साई इज इक्वल टू a e की पावर mx। तो यहां से हम क्या मानेंगे कि इसका जो सोल्यूशन होगा साई वो कुछ इस प्रकार से होगा साई इज इक्वल टू a e की पावर mx, जहां पर m जो है वो कांस्टेंट है, बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, अगर ये साई इक्वल टू a की पावर a इंटू e की पावर mx इस थर्ड इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो ये साई जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मींस हम क्या करेंगे, साई की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और d2 साई बाय dx स्क्वायर को निकालकर उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें 0 ही मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस फिफ्थ इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा d साई बाय dx इज इक्वल टू a इंटू e की पावर mx का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा e की पावर mx इंटू m, तो इसे हम लिखते हैं am e की पावर mx। तो अब हम इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू am, ऐसे आएगा कांस्टेंट है e की पावर mx का, अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर mx इंटू m, तो ये बन जाएगा am स्क्वायर e की पावर mx d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, ये सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो सिक्स्थ इक्वेशन से d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे और साई की वैल्यू फिफ्थ इक्वेशन से उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 5 and 6 in 3 वी गेट, यहाँ पर d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर की जगह हम पुट कर रहे हैं am स्क्वायर e की पावर mx प्लस के स्क्वायर साई की वैल्यू पुट कर रहे हैं a इंटू e की पावर mx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इंटू e की पावर mx कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर a इंटू पावर mx इज इक्वल टू 0, बट a इंटू e की पावर mx जो है वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये सोल्यूशन है साई है, अगर साई 0 हो गया तो ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन वैनिश हो जाएगी। तो a e की पावर mx तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब यह है कि ये वाली टर्म 0 होगी, m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से m स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर आ गया, तो m इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट माइनस के स्क्वायर। तो m की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी प्लस माइनस आयटा के, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 जो है वो आयटा के बराबर होता है। ये सेवंथ इक्वेशन आ गई हमारे पास। इस सेवंथ इक्वेशन से m की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो फिफ्थ इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे यूजिंग 7 in 5 वी गेट साइज इक्वल टू a e की पावर प्लस माइनस आयटा के साथ में x आ जाएगा, ये हमारी एट्थ इक्वेशन होगी। तो थर्ड इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ये सॉल्यूशन हमें कब मिला है, जब हम पोटेंशियल Vx को कांस्टेंट V नॉट के बराबर मान के चल रहे थे और K जो है वो भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास Vx कांस्टेंट ना हुआ, वो स्लोली वेरी कर रहा हुआ विद पोजीशन x बट कांस्टेंट ना हुआ, तो उस केस में जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी टाइम इंडिपेंडेंट 1D श्रोडिंगर इक्वेशन, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम, वो सोल्यूशन हम इस एट्थ इक्वेशन के रिजल्ट को देख के ही फाइंड करेंगे, इसलिए हमें एट्थ इक्वेशन तक पहुंचना बहुत जरूरी था। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ कंसीडर द केस व्हेन Vx इज स्लोली वेरिंग फंक्शन ऑफ x बट नॉट कांस्टेंट। अब की बार Vx जो है वो पोजीशन x के साथ स्लोली वेरी कर रहा है बट यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं, दिस इन दिस केस इक्वेशन 1 कैन बी रीरिटन एज, ध्यान से देखिए, माइनस एच स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस vx साई, ई साई को इधर ले आओ, माइनस ई साई इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से माइनस साई कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा माइनस एच स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर माइनस ई माइनस vx साई इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा h स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस ई माइनस vx साई इज इक्वल टू 0, इन दोनों टर्म्स को 2m बाय h स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस 2m बाय h स्क्वायर ई माइनस vx साई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे k स्क्वायर x से रिप्लेस कर देते हैं, तो आप लिखेंगे d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर x साई इज इक्वल टू 0, जहां पर k स्क्वायर x जो है वो इसके बराबर होगा वेयर k स्क्वायर x इज इक्वल टू 2m बाय h स्क्वायर e माइनस vx। अब की बार vx जो है वो कांस्टेंट नहीं है, m कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, v e कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है पार्टिकल की, बट vx जो है वो कांस्टेंट नहीं है।
अगर Vx कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पर जो k स्क्वायर x है वो भी कांस्टेंट नहीं होगा, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट होगा, क्योंकि Vx x के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम kx की वैल्यू निकालें तो kx की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इसे हम दे देते हैं स्टार इक्वेशन, क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब की बार जो 9th इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो हम कैसे लिखेंगे? 9th इक्वेशन जो है वो 3rd इक्वेशन के ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर था प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 था। यहाँ पर डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स साई इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर के स्क्वायर कांस्टेंट था, बट यहाँ पर के स्क्वायर एक्स कांस्टेंट नहीं है। और जब के स्क्वायर कांस्टेंट था तो उस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन हमें मिला था वो ये मिला था। बट अब की बार यहाँ पर के स्क्वायर एक्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक्स का फंक्शन है। तो इस केस में जो 9th इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो हम 8th इक्वेशन को देखकर ही लिखेंगे। ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 कैन बी रिटन बाय लुकिंग एट इक्वेशन एट 8 इन द फॉलोइंग वे। तो 9th इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो हम इस इक्वेशन को देखकर लिखेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन होगा अगेन हमें वो a की वैल्यू देगा। यहाँ पर कांस्टेंट a था तो यहाँ पर भी कांस्टेंट a आएगा। यहाँ पर e की पावर में हमें सोल्यूशन मिल रहा था तो यहाँ पर e की पावर में ही मिलेगा। बट ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर e की पावर में प्लस माइनस आटा के एक्स था। यहाँ पर हमें आटा वाली टर्म जो है वो देखने को मिल रही थी, साथ में के एक्स था, के जहां पर कांस्टेंट था। बट अब की बार यहाँ पर ये जो के स्क्वायर एक्स है वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन हम लिखेंगे वहां पर एक तो प्लस माइनस की जगह पर सिर्फ हम प्लस माइनस आइटा की जगह पर सिर्फ हम आइटा लिखेंगे, और यहाँ पर इस k इंटू एक्स की जगह पर हम लिखेंगे एक फंक्शन जो कि x का फंक्शन होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। हमने जो ये रिजल्ट लिखा है वो 8th इक्वेशन को ध्यान में ही रखते हुए लिखा है, क्योंकि जो 3rd इक्वेशन है और जो 9th इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट 3rd इक्वेशन में k कांस्टेंट था तो सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से हमने लिखा था। यहाँ पर k कांस्टेंट है, बट 9th इक्वेशन में ये जो k स्क्वायर एक्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो x के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि vx जो है वो x के साथ वेरी कर रहा है। तो 9th इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। 8th इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए लिखना होगा। यहाँ पर एक तो प्लस माइनस आइटा की जगह पर प्लस आइटा आएगा सिर्फ, और इस k इंटू एक्स की जगह पर हमें एक फंक्शन लेना होगा जो कि x का फंक्शन होगा, और वो फंक्शन हमने यहाँ पर लिया है ux। इसे हम देंगे 10th इक्वेशन, और इस रिजल्ट को हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं साई a e की पावर आइटा इंटू यू। ये हमारी 10a इक्वेशन होगी, जहां पर ये अंडरस्टूड रहेगा कि u जो है वो x का फंक्शन है, और ये u जो है वो x के साथ स्लोली वेरी करेगा, क्योंकि v जो है वो x के साथ स्लोली वेरी कर रहा है। यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट है, बट जो ux है वो स्लोली वेरिंग फंक्शन है x का। मींस अगर हम u का 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में तो वो हमें 0 मिलेगा, क्योंकि ux जो है वो x के साथ बहुत स्लोली वेरी कर रहा है। तो अगर हम डबल डेरिवेटिव करते हैं ux का x के रिस्पेक्ट में तो वो रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे हम देंगे 11th इक्वेशन, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे आगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये 10th इक्वेशन इसका सोल्यूशन है 9th इक्वेशन का, तो ये जो साई है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस अगेन हमें क्या करना होगा, साई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी ये वाली, और d2 साई बाय dx स्क्वायर की वैल्यू निकालकर वो हमें यहाँ पर पुट करनी होगी, तो वो हमें 0 ही देगा। बेसिकली हमें करना क्या है, अब हमें इस ux की वैल्यू फाइंड करनी है। इस ux की वैल्यू को फाइंड करके ux की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, तो हमें साई का फाइनल रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस ux की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम 10a अगर हम साई का डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, डी साई बाय डी एक्स इज इक्वल टू a e की पावर आइटा u, और साथ में e की पावर आइटा u में जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आइटा इंटू डी यू बाय डी एक्स होगा, क्योंकि u जो है वो x के साथ वेरी कर रहा है। यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी साई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए आइटा डी यू बाय डी एक्स इंटू ई की पावर आइटा यू लिख सकते हैं इसको। अब हम इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए आइटा। अब हमें यहाँ पर u इंटू वी रूल लगाना होगा। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जो कि हो जाएगा डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर। सेकंड फंक्शन हमारा ऐसे रहेगा, ई की पावर आइटा यू ऐसे रहेगा, प्लस
अब की बार du बाय dx को हम ऐसे ही रखेंगे। इस सेकंड फंक्शन e की पावर आयटा u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा e की पावर आयटा u, और आयटा u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आयटा इंटू du बाय dx। अब आप क्या करेंगे, इस आयटा को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर आयटा u, e की पावर आयटा u कॉमन लेंगे और इस a को पीछे लिखेंगे। तो इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, आयटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बना आयटा डी स्क्वायर u बाय dx स्क्वायर प्लस du बाय dx, du बाय dx ये बन गया du बाय dx का स्क्वायर। एक आयटा यहाँ पर है, एक आयटा मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आयटा स्क्वायर, और इस a को हमने पीछे लिख दिया, और इन दोनों में से जो e की बार आयटा u कॉमन लिया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास डी स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जिसे हमने 12th इक्वेशन नाम दिया। तो डी स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर की वैल्यू 12th इक्वेशन से उठाकर हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, और साई की वैल्यू इस 10a इक्वेशन से उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे। तो आपको लिखना होगा यूजिंग 10a एंड 12 इन 9 वी गेट। तो डी स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है आयटा डी स्क्वायर u बाय dx स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर du बाय dx का स्क्वायर, साथ में है a इंटू e की बार आयटा u प्लस k स्क्वायर x है, और साई की वैल्यू हमारे पास है a इंटू e की बार आयटा u इज इक्वल टू हमारे पास है 0। तो यहाँ से e की पावर a इंटू e की बार आयटा u जो है वो कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो आपको मिलेगा आयटा डी स्क्वायर u बाय dx स्क्वायर, इस आयटा स्क्वायर की जगह पर माइनस लिख दिया, du बाय dx का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर x, और बाहर ले लिया a इंटू e की बार आयटा u इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी, बट a इंटू e की बार आयटा u जो है वो साई के बराबर है, साई 0 हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इस a इंटू आयटा u को नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे, मींस ये वाली ब्रैकेट टर्म 0 होगी। सो आयटा डी स्क्वायर u बाय dx स्क्वायर माइनस du बाय dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये 13th इक्वेशन होगी। बट 11th इक्वेशन हमने देखा था कि डी स्क्वायर u बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 0 था, तो इसकी जगह पर हम 0 पुट करेंगे। तो आप लाइन लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग 11 इन 13, 11th इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे, वी गेट। तो इस डी स्क्वायर u बाय dx स्क्वायर की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 माइनस du बाय dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस k स्क्वायर x को उधर ले जाओ तो आपको मिलेगा माइनस du बाय dx का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k स्क्वायर x। तो माइनस से माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से du बाय dx की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस kx, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो du आ जाएगा प्लस माइनस kx dx। हमें u की वैल्यू निकालनी है, तो u की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्लस माइनस kx dx, du का इंटीग्रेशन हो जाएगा u प्लस माइनस बाहर ले लो प्लस माइनस इंटीग्रेशन kx dx। तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई जो कि x पर डिपेंड कर रही है, ये स्लोली वेरिंग फंक्शन है x का, ये 14th इक्वेशन हो गई। तो इस u की वैल्यू को 14th इक्वेशन से उठाकर हम यहाँ पर पुट करेंगे और आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट सेक्शन में u की वैल्यू फाइंड की थी प्लस माइनस इंटीग्रेशन kx dx, उसे हम 10a इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे पावर में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 14 इन 10a वी गेट साइज इक्वल टू a e की पावर प्लस माइनस आयटा इंटीग्रेशन kx dx, ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास साई की वैल्यू आई है वो किसका सोल्यूशन हमने फाइंड किया है, इस 9th इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड किया है। ये 9th इक्वेशन हमने कैसे ऑब्टेन की थी, इक्वेशन 1 को रीअरेंज करके ऑब्टेन की थी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 15th इक्वेशन है वो 9th इक्वेशन के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 और ऑफ इक्वेशन 1 बाय यूजिंग WKB अप्रोक्सीमेशन। तो हमने टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जीरो ऑर्डर सोल्यूशन जो है वो कुछ इस प्रकार से फाइंड कर लिया है, जहां पर a जो है वो हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पर ये जो पावर में है u वो हमारा स्लोली वेरिंग फंक्शन है x का। तो इस प्रकार के सोल्यूशन को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 या फिर इक्वेशन 1, क्योंकि 9th और फर्स्ट इक्वेशन एक ही है। फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करके ही हम 9th इक्वेशन पे पहुंचे थे। तो WKB अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हमने जीरो ऑर्डर सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर लिया है। बट ये जो सोल्यूशन है जीरो ऑर्डर सोल्यूशन, ये किस कंडीशन में वैलिड होगा, इस WKB अप्रोक्सीमेशन की वैलिडिटी कंडीशन क्या होगी, वो हम इस जीरो ऑर्डर सोल्यूशन से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये 15th इक्वेशन इस 9th इक्वेशन का सोल्यूशन है तो ये 15th इक्वेशन जो है वो 9th इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। मींस अगर हम यहाँ पर साई एक्स की वैल्यू को पुट करें ये वाली
और इस d2 साई बाय dx स्क्वायर को फाइंड करें 15th इक्वेशन से और उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो हमें 0 मिलना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं हमें क्या मिलता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नाउ इक्वेशन 15 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 9, क्योंकि 15th इक्वेशन जो है वो 9th इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो 15th इक्वेशन जो है वो 9th इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, d2 साई बाय dx पर निकालना होगा, बट उससे पहले d साई बाय dx निकालना होगा। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, d साई बाय dx इज इक्वल टू a e की पावर प्लस माइनस आइटा इंटीग्रेशन kx dx। e की पावर में जो है वो पहले सेम आ जाएगा, फिर e की पावर में जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा प्लस माइनस आइटा kx, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास d साई बाय dx की वैल्यू आ गई 16th इक्वेशन में। बट स्टूडेंट्स इससे पहले हमें एक लाइन और लिखनी होगी यहाँ पर, क्योंकि 15th इक्वेशन जो है वो जीरो ऑर्डर सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस साई को हम साइन नोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और साई और साइन नोट जो है वो इसके बराबर होगा a e की पावर प्लस माइनस आइटा इंटीग्रेशन kx dx के बराबर होगा। इसे हम 15a इक्वेशन देंगे। ये रिजल्ट जो है वो आगे यूज होगा, तो हमें साई को साइन नोट की टर्म्स में लिखना होगा 15a इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच गए थे। अब देखिए ये a इंटू ई की पावर प्लस माइनस आइटा kx dx किसके बराबर है, साई के बराबर है 15th इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम साई पुट करेंगे, मींस हम यूज करेंगे 15th इक्वेशन को 16th इक्वेशन में। वी गेट d साई बाय dx इज इक्वल टू, इसकी जगह पर साई आ गया प्लस माइनस आइटा kx आ गया, ये 17th इक्वेशन होगी। इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा d2 साई बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू साई, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास है सेकंड फंक्शन। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने देते हैं, साई प्लस माइनस आइटा कांस्टेंट है, kx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dkx बाय dx प्लस, अब हम साई का डिफरेंशिएशन करेंगे d साई बाय dx और इस टर्म को ऐसे रहने देंगे प्लस माइनस आइटा kx, ये हमारी 18th इक्वेशन होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर d साई बाय dx की वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमने 17th इक्वेशन में फाइंड की है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 17 एंड 18 वी गेट d2 साई बाय dx इज इक्वल टू साई, ये टर्म ऐसी आएगी, प्लस इस d साई बाय dx की जगह पर हम ये पुट करेंगे जो कि है साई प्लस माइनस आइटा kx, और मल्टीप्लाई में हमारे पास है प्लस माइनस आइटा kx। देखिए प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन जो है वो कट के प्लस हो जाएंगे, प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर हो गया, kx इंटू kx हो जाएगा k स्क्वायर x, और साथ में साई आ जाएगा। ये टर्म हमारे पास ऐसी रहेगी। इन दोनों में से साई कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा प्लस माइनस आइटा डी के एक्स बाय डी एक्स प्लस आइटा स्क्वायर के स्क्वायर एक्स, साई कॉमन आ गया, और यहाँ पर आप इस आइटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर सकते हैं इस स्टेप में, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, आइटा स्क्वायर की जगह पर माइनस साइन आ गया। ये हमारे पास 19th इक्वेशन होगी। तो 19th इक्वेशन से d2 साई बाय dx स्क्वायर की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे, और इस साई की वैल्यू को यहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर x लिखने की जरूरत नहीं आपको साई के साथ, 9th इक्वेशन हमारे पास सिंपली ये थी। तो साई की वैल्यू ये वाली और d2 साई बाय dx स्क्वायर की वैल्यू ये वाली उठाकर हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 19 इट इज क्लियर दैट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए जो अगर ये साई इक्वल टू दिस इस इक्वेशन का सोल्यूशन है 9 इक्वेशन का, तो साई की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके हमें इक्वल टू 0 मिलना चाहिए था। तो हमें इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से मिल रही है, d2 साई बाय dx स्क्वायर प्लस माइनस आइटा डी के एक्स माइनस के स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अगर ये टर्म किसी तरह से 0 हो जाए, ये टर्म किसी तरह से 0 हो जाए, तो माइनस के स्क्वायर एक्स साई को हम इधर ले आए, तो d2 साई बाय dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स साई इक्वल टू 0 आ जाएगा। मींस 19th इक्वेशन 9th में कब चेंज होगी, 19th इक्वेशन जो है वो 9th की सेम आनी चाहिए थी, बट यहां पर हमारे पास ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर अगर इस के स्क्वायर एक्स से बहुत बहुत कम हुआ तो हम इस एक्स्ट्रा फैक्टर को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, तो तभी जाकर ये 19th इक्वेशन जो है वो 9th इक्वेशन के सिमिलर हो जाएगी। अगर हम इसे नेग्लेक्ट कर दें तो माइनस के स्क्वायर एक्स आई जो है इधर आकर प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू हमें 0 मिल जाएगा, तो हमें बिल्कुल 9th इक्वेशन मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 19 इट इज क्लियर दैट इक्वेशन 19 विल बी सिमिलर टू इक्वेशन 9 ओनली व्हेन दिस फैक्टर प्लस माइनस आइटा डी के एक्स बाय डी एक्स इज लेस देन के स्क्वायर एक्स, ये 19a इक्वेशन होगी। अगर ये फैक्टर
इस फैक्टर से बहुत बहुत छोटा हुआ तो इस फैक्टर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये टर्म जो है इधर आके प्लस की हो जाएगी, इक्वल टू में 0 आ जाएगा, जो हमें बिल्कुल 9th इक्वेशन दे देगा। तो उसके लिए क्या होना होगा, आइटा डी के एक्स बाई डी एक्स को बहुत बहुत कम होना पड़ेगा के स्क्वायर एक्स से। मीन्स अगर हम इस 19th ए इक्वेशन को यूज करें 19th इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, यूजिंग 19th ए इन 19 वी गेट डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, माइनस के स्क्वायर एक्स साई आ गया, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स साई इज इक्वल टू 0। ये 20th इक्वेशन होगी। अब जाके हमारी 20th इक्वेशन जो है वो 9th इक्वेशन के सिमिलर हुई है। नाउ इक्वेशन 10 इज सेम एज इक्वेशन 9। तो ये जो सोल्यूशन था हमारे पास 15th इक्वेशन में जो हमने फाइंड किया था, साई ए की पावर ई प्लस माइनस आइटा इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स, वो इस 9th इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करेगा, कब 9th इक्वेशन का सोल्यूशन माना जाएगा, जब हमारे पास ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही होगी, तब जाकर ये इक्वेशन इसके सिमिलर हो पाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे विल बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 ओनली व्हेन द कंडीशन प्लस माइनस आइटा डी के एक्स बाय डी एक्स लेस देन के एक्स स्क्वायर इज सेटिस्फाइड। तो इस कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर के स्क्वायर एक्स है, के जो है वो क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और क्वांटम नंबर जो है वो कभी भी इमेजिनरी नहीं होता। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मॉडुलस लेना होगा इस टर्म का। इस टर्म का अगर हम मॉडुलस ले लें, प्लस माइनस आइटा डी के एक्स बाय डी एक्स इज लेस देन के स्क्वायर एक्स होना होगा, तब जाकर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हमें पता है प्लस का मॉड प्लस ही होता है, माइनस का मॉड भी प्लस होता है, और आइटा का मॉडुलस 1 होता है हमारे पास। तो आइटा का मॉडुलस 1 हो गया, तो यहाँ पर आइटा हट जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली बचेगा मॉडुलस ऑफ डी के एक्स बाय डी एक्स इज लेस देन के स्क्वायर एक्स। इस के स्क्वायर एक्स को अगर आप नीचे ले आओ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 बाय के स्क्वायर एक्स डी के एक्स बाय डी एक्स इज लेस देन 1। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं वैलिडिटी कंडीशन फॉर डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन, जो कि आपको एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन की वैलिडिटी कंडीशन क्या है। तो ये रिजल्ट जो है वो इस तरह से आप लिख सकते हैं इस वैलिडिटी कंडीशन को, या इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आपका ये जो सॉल्यूशन है वो इस 9th इक्वेशन का मींस 1D टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक वैलिड सॉल्यूशन माना जाएगा बाय WKB अप्रोक्सीमेशन। तो स्टूडेंट्स, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, वैलिडिटी कंडीशन हमने ड्राइव कर ली है। एक चीज आपने और ड्राइव करनी है जो हमें आगे यूज करना पड़ेगा। इस 17th इक्वेशन को ध्यान से देखिए। 17th इक्वेशन हमारे पास थी डी साई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साई प्लस माइनस आइटा के एक्स। तो डी साई बाय डी एक्स को हम साई डैश लिख सकते हैं, साई डैश इज इक्वल टू साई प्लस माइनस आइटा के एक्स। बट साई जो है वो साई नॉट के बराबर है। अगर साई साई नॉट के बराबर हुआ तो इनका जो पहला डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, साई डैश इक्वल टू साई नॉट डैश के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, इस साई डैश की जगह पर साई नॉट डैश लिख देते हैं और इस साई की जगह पर साई नॉट लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास साई और साई नॉट जो है वो बराबर हैं, तो इनके डेरिवेटिव भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से साई नॉट डैश की वैल्यू आ जाएगी साई नॉट प्लस माइनस आइटा के एक्स। तो उसको हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लिख देते हैं, साई नॉट डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा के एक्स को सिंपली हम के लिख देते हैं। ये अंडरस्टूड रहेगा कि के जो है वो एक्स का फंक्शन है, साथ में साई नॉट है। इसे हम 17th ए इक्वेशन देंगे क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो जीरो ऑर्डर सॉल्यूशन फाइंड किया है इस टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, उसमें हमारा ए जो है वो कांस्टेंट था और ये फैक्टर जो है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है वेरी स्लोली। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा ये जो टर्म है आगे इस साई का जो एम्पलीट्यूड है ए, ये भी तो एक्स के साथ स्लोली वेरी कर सकता है। अगर ये भी वेरी करे और ये टर्म भी एक्स के साथ वेरी करे तो उस केस में हमें एक नए सोल्यूशन की तरफ जाना होगा इस इक्वेशन के या फिर इस इक्वेशन के। तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर WKB अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट ऑर्डर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 और इक्वेशन 1, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो हैं वो सेम हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, इस 9th इक्वेशन का मींस इस फर्स्ट इक्वेशन का और ज्यादा रिफाइंड सोल्यूशन हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा ये ए है ये भी एक्स के साथ वेरी कर रहा होगा स्लोली। यहां पर हमने तो ए को कांस्टेंट मान के चल रहे थे, बट ए क्या पता एक्स के साथ वेरी कर रहा हो, तो उस केस में हमें फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा और वो सॉल्यूशन हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।